आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 4 जून की रात की तरफ बढ़ चले हैं हम। दिन आज शुक्रवार है। मेरा नाम नितिन ठाकुर और ले आया हूं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे उस फैक्टर की जिसकी वजह से हम और आप कोरोना की सेकेंड वेव झेल रहे हैं। यही वो लहर है जिसने हिंदुस्तान के हर घर तक दस्तक दी। मध्य प्रदेश में कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर इस्तीफा देकर सड़कों पर हैं। अदालत कह रही है हड़ताल अवैध है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं। इसके बाद बात होगी उस जवाब की जो भारत सरकार ने फिलिस्तीन को दिया है। यूनाइटेड नेशंस में इजरायल के खिलाफ वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने के मामले में आजकल फिलिस्तीन भारत से नाराज है, तो उसने कुछ सवाल किए थे, जवाब उसी का आया है। और लॉकडाउन की मार से एविएशन इंडस्ट्री की हालत खस्ता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितनी खराब है ये समझेंगे। पर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G के खिलाफ दायर जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। सीबीएसई ने आज 12वीं क्लास के मूल्यांकन की प्रक्रिया तैयार करने के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 दिन में सौंपेगी। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले पर बीजेपी का कहना था कि संकट के समय में भी पंजाब की सरकार मुनाफा कमाना चाहती है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ICMR की मीटिंग में वैज्ञानिकों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के इस 1.5 साल में वैज्ञानिकों का काम शानदार रहा। यूपी पंचायत चुनाव में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मुआवजा राशि 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। इससे पहले सीएम योगी ने 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। 12 से 15 साल के बच्चों के लिए यूके में फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। इससे पहले मई में अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर US FDA ने वैक्सीन मेकर फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को 12 से 15 साल के उम्र वाले बच्चों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। इसके पहले अमेरिकी रेगुलेटर 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को मंजूरी दे ही चुका था। और भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हर 2 महीने में होने वाली 3 दिवसीय समीक्षा खत्म हो गई है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रखा गया है। इस बार कोरोना की जैसी मार देश पर पड़ी वैसी किसी ने सोची नहीं थी। लगवाने को वैक्सीन नहीं, टेस्ट कराएं तो कई दिन तक रिजल्ट का इंतजार, बीमार हो गए तो अस्पताल में बेड नहीं, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं, वो भी मिल जाए तो रेमडेसिविर और फेबीफ्लू का इंतजाम कहाँ से होगा, और अगर मरीज ने दम तोड़ दिया तो शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लंबी कतारें। इंसानियत ने विश्व युद्धों में भी ऐसी बेबसी नहीं देखी थी। कम से कम भारत तो उससे भी दूर था। हर कोई आज तक वजह ढूंढ रहा है कि आखिर कैसे सब पता होने के बावजूद दूसरी लहर आ गई। हम इसे रोक क्यों नहीं सके? क्या सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी? क्या लोग लापरवाह थे? या फिर कोई वेरिएंट ऐसा उभरा जिसने हर इंतजाम को धत्ता बता दिया? हेल्थ मिनिस्ट्री ने 10 नेशनल लैब्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है, INSA-COG। उसने और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्टडी की है। सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट जो भारत में मिला था और अब तक 54 देशों में फैल चुका है, उसने दूसरी लहर को विकराल बनाया। कुछ हफ्ते पहले ही WHO ने डेल्टा वेरिएंट को 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में भी रखा था। तो जो नई स्टडी सामने आई है उसमें और क्या अहम बातें हैं, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो की हेल्थ रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी से। इस स्टडी में सबसे अहम बात ये माना जा रहा है कि जो B.1.617 और उसके 3 लीनेजेस जो इंडिया में पाए गए हैं, पिछले साल सितंबर के महीने में वो ही वेरिएंट इंडिया में केसेस इंक्रीज़ कर रहा है और उसी वेरिएंट के वजह से दिल्ली में केसेस इंक्रीज़ हुए थे। फरवरी के महीने तक यूके वेरिएंट यानी कि अल्फ़ा वेरिएंट B.1.1.7 वेरिएंट डोमिनेंट था, लेकिन धीरे धीरे मार्च के महीने में B.1.617 वेरिएंट डोमिनेट हो गया। इस वेरिएंट ने दिल्ली में केसेस बढ़ाए, लेकिन डेथ को लेकर ये माना जाता है कि ये वेरिएंट
इन्फेक्शन की सिवियरिटी नहीं इंक्रीज करता, वो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, लेकिन ये लोगों को ज़्यादा बीमार नहीं कर रहा। इस स्टडी में एक दो और अहम बात ये है कि ये वैक्सीन 2 डोजेस के बाद भी इस वेरिएंट को काउंटर नहीं कर पा रहा, यानी कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की स्टडी ऐसे लोगों में स्टडी की गई जो कि 2 डोजेस लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, और ये देखा जा रहा था कि ऐसे लोगों में ये वेरिएंट पाया गया है। स्नेहा, 2 वेरिएंट्स हैं, अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट। इन दोनों वेरिएंट्स को लेकर क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, ये बताइए। अल्फा वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने तक ये वेरिएंट ज़्यादा डोमिनेंट था इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, लेकिन मार्च के बाद B.1.617 वेरिएंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। डेल्टा वेरिएंट को लेके ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे जगहों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में ये वेरिएंट अभी डोमिनेट हो रहा है, ये वेरिएंट अभी डोमिनेट कर रहा है। अच्छा स्नेहा, राजधानी दिल्ली में हुई मौतों पर क्या कहा गया? दिल्ली में इस समय मौतें बढ़ी क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर था, सिस्टम स्ट्रेच था, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, और मौत हेल्थ सिस्टम पर बर्डन होने की वजह से अधिक दिखने को हो रहा है। दिल्ली में इस समय मौतें बढ़ी क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर था, सिस्टम स्ट्रेच था, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, और मौत हेल्थ सिस्टम पर बर्डन होने की वजह से अधिक दिखने को हो रहा है। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, आंकड़े तो कम से कम ऐसा ही बता रहे हैं। तो इस बीच आज पीएम मोदी ने CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी की बैठक की, और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उद्योगपति थे, आला अफसर थे। और पीएम ने इस मौके पर कहा कि आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट्स तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं, दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही वो बोले कि बीती शताब्दी का हमारा यह अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। सुनिए। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। CSIR के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने भी इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का और हमारे इंस्टीट्यूट्स का, इंडस्ट्री का, पूरे देश की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टरों का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा ये सब जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स को अपना हक मांगने सड़कों पर आना पड़ा। सामूहिक इस्तीफा वो दे ही चुके हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को अवैध ठहराते हुए काम पर लौटने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने। और फिलहाल कोरोना से हालत बुरी है प्रदेश की, तो फिर इस हड़ताल के बाद तो और बुरी होनी ही थी। तो हमने बात की भोपाल से आज तक रेडियो रिपोर्टर रविशपाल सिंह से और जाना कि फिलहाल हालात कैसे हैं। देखिए, अभी हम बताएं आपको कि जो ये हड़ताल हुई है, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कभी भी डॉक्टरों की हड़ताल होती है तो उसमें एक बड़ी समस्या आती है जो मरीज के परिजन होते हैं उन्हें, या फिर जो मरीज होते हैं जो अस्पताल में भर्ती होते हैं। लेकिन ये जो हड़ताल है ये जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है और प्रदेश के कुल जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके ही जूनियर डॉक्टर हैं ये। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति जो है मध्य प्रदेश के अस्पतालों में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो जूनियर डॉक्टर हैं ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। 3000 के करीब इनकी संख्या है। हालांकि कोरोना काल में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से मामले लगातार कम हो रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में जो मरीज हैं वो भी इतनी बड़ी संख्या में अस्पतालों में भर्ती नहीं है जितना हमने अप्रैल और मई के महीनों में शुरुआत में देखा था। इसलिए ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो नहीं पाई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यदि यही हड़ताल जून में न होकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई के शुरुआती हफ्तों में होती, पहले या दूसरे हफ्ते में,
तो हालात बहुत भयावह हो जाते, क्योंकि इन्हीं जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मेडिकल कॉलेजेस को क्योंकि कोविड सेंटर बनाया गया था, तो वहां पर जो कोरोना के मरीज भर्ती थे उनकी तमाम देखभाल का जिम्मा इन्हीं जूनियर डॉक्टर्स पे रहता था, क्योंकि इनकी कोई शिफ्ट होती नहीं है। जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो जब इनसे काम लेते हैं तो शिफ्ट का कोई उसमें ध्यान रखा नहीं जाता है। और हमने देखा था कि जूनियर डॉक्टर्स किस तरीके से कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और इसीलिए इसी मांग को लेकर के ये हड़ताल भी कर रहे हैं कि कोविड काल में इनसे जिस तरीके से काम करवाया गया है, कम से कम उसका सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाए जो आगे चल के इनकी बड़ी नौकरी के लिए, बेहतर नौकरी में काम आ सके। और इसलिए ये हड़ताल पे थे, लेकिन इस हड़ताल का इससे ज्यादा व्यापक असर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कोरोना के केस काफी हद तक कम हो चुके हैं, मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में अब ना के बराबर है। रवीश, मांग क्या है इनकी और सरकार इस मामले को अब कैसे डील कर रही है? इनकी 6 प्रमुख मांगे हैं। पहला तो इनका कहना है कि इनका स्टाइपेंड जो है उसमें कम से कम 24% की बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा इनकी जो एक और दूसरी मांग है वो ये कि 24% बढ़ोतरी के साथ साथ हर साल 6% की बढ़ोतरी इनके बेसिक स्टाइपेंड पे करनी होगी। पीजी करने के बाद 1 साल का ग्रामीण, आपको ये पता होगा या फिर आप बहुत मामूली बात है ये कि आजकल एमबीबीएस करने के बाद या डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड जो है वो भरवाया जाता है इनसे। लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि ग्रामीण बॉन्ड को ना करके वो कोविड की ड्यूटी के बदले इसे हटाना चाहते हैं। यानी अगर उन्होंने कोविड की ड्यूटी कर ली है तो अगले जब कभी भी उनकी डिग्री पूरी होगी तो उसके बाद वो अपना 1 साल ग्रामीण इलाकों में नहीं देंगे। इसके अलावा इनका ये जो मैंने आपको बताया था अभी पहले कि कोविड ड्यूटी इन्होंने की है तो उनका कहना है कि इनको एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेट दिया जाए जो उनको आगे जाकर नौकरी में फायदा देगा। 5वीं इनकी प्रमुख मांग है कि इनके परिवार का जो है वो निःशुल्क इलाज हो, और इसीलिए इनका कहना है कि परिवार के लिए जहाँ पे भी अस्पताल हो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनके एक अलग से पूरा बेड और एक क्षेत्र रिजर्व किया जाए, एरिया रिजर्व कर दिया जाए या कोई वार्ड रिजर्व कर दिया जाए। सरकार के सामने ये है कि आखिरकार जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से ही सरकार के पास, उसी में मरीज जब बढ़ जाते हैं तो बेड मुहैया कराना बहुत परेशानी भरा काम हो जाता है अस्पताल प्रबंधन के सामने। तो ऐसे में जूनियर डॉक्टर के परिजनों की अलग से व्यवस्था करना लगभग नामुमकिन एक काम है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जूनियर डॉक्टर्स का हमेशा ये कहना है कि जब भी वो ड्यूटी करते हैं तो कई बार इस तरीके की स्थितियां बन जाती है कि जो मरीज के परिजन होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि ड्यूटी के दौरान उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब बात अगर हम करें सरकार की, तो सरकार बात मान क्यों नहीं रही है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर की इन्हीं मांगों को लेकर के जो हड़ताल चल रही थी, इसे अब हाईकोर्ट ने भी अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना के इस दौर में इस तरीके से हड़ताल करना अवैध है, और इसीलिए इस हड़ताल को उन्होंने निरस्त करके 24 घंटे में ड्यूटी पे लौटने को कहा था। आज शाम को 24 घंटे पूरे हो चुके हैं 2:30 बजे के करीब, लेकिन अब तक डॉक्टर काम पे नहीं लौटे हैं, वो अभी भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन जो अपनी 6 मांगे हैं फिलहाल उससे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार साफ कर चुकी है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जूनियर डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल खत्म कर दी चाहिए, क्योंकि उनकी हड़ताल को हाईकोर्ट ही गलत करार कर चुका है। सरकार का ये भी कहना है कि ऐसे समय में जब डॉक्टरों को सबसे ज्यादा मरीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, वो हड़ताल कर रहे हैं, जबकि उन्होंने शपथ लोगों की सेवा के लिए थी, लेकिन अब वो हठधर्मिता पे उतर आए हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमने उनकी स्टाइपेंड बढ़ोतरी में 24% की मांग है जूनियर डॉक्टरों की, लेकिन हमने 17% उसे बढ़ा दिया है, लेकिन डॉक्टर अड़ चुके हैं कि उन्हें 24% बढ़ोतरी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आजकल यूनाइटेड नेशंस में फिर से फिलिस्तीन और इजराइल की जंग जारी है, और 27 मई को फिलिस्तीन जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इजराइल के खिलाफ जांच का प्रस्ताव लेकर आया था। उसकी मांग थी कि जो हाल ही में लड़ाई हुई है इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो 47 देशों वाली कमेटी में 24 ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था, 9 ने इजराइल का साथ दिया था, लेकिन 14 देश ऐसे भी थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इनमें भारत भी एक था। भारत के सुरुख से फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी उखड़ गए, और फिर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री को एक खत लिखा। अब भारत ने भी इसका जवाब दिया है और कहा है कि वोटिंग से गैर हाजिर भारत पहले भी रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं था, और फिलिस्तीन ने वैसे भी ऐसा खत हर देश को लिखा है जो वोटिंग में मौजूद नहीं था। तो हमने इस मौके पर बात की प्रोफेसर हर्ष पंत से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और दिल्ली के ORF में इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं। प्रोफेसर पंत, क्या वाकई भारत धीरे धीरे इस मामले में अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है क्या? भारत ने इजराइल पैलेस्टीन को लेकर जो अपनी पॉलिसी है वो जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है उसको थोड़ा शिफ्ट किया है कि वो जो पहले बिल्कुल प्रो पैलेस्टीनियन रिस्पॉन्स हुआ करता था उसमें अब थोड़ा प्रो इजरायली रिस्पॉन्स भी आया है।
तो वो बैलेंस को लेकर मुझे लगता है जो लार्जर पॉलिसी है उसमें बदलाव आया है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले प्रधानमंत्री बने थे इजराइल की यात्रा करने वाले, तो एक तरह से डिहाइफनेशन हो गया था कि भारत की इजराइल पॉलिसी और भारत की फिलिस्तीन पॉलिसी दोनों अपने अपने मेरिट्स पर देखी जाएंगी, इस बात की संभावना शुरू हुई थी और उसी संभावना को लेकर मुझे लगता है भारत आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक ये जो एक मुद्दा है, ये जो एक विषय है, इसका सवाल है, ये थोड़ा सा पेचीदा इसलिए हो जाता है कि ये इजराइल फिलिस्तीन का कम मुद्दा है और इजराइल और हमास का मुद्दा ज़्यादा है। कि जहाँ पर एक सॉवरन नेशन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेरर ग्रुप के खिलाफ, तो उसमें भारत ने एब्सटेन करके ये दिखाया कि भारत की जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकले, इजराइल पैलेस्टीनियन इशू का हल निकले और एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ये मुद्दा जाए। उसमें अगर हमास बीच में आता है जो एक इंटरनेशनली जिसको एक इंटरनेशनली टेरर ग्रुप के रूप में देखा जाता है, तो उसका समर्थन भारत कैसे कर सकता है। तो मुझे लगता है उसको देखकर भारत ने एब्सटेन करने की अपनी पॉलिसी बनाई और अपनी पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज किया। अच्छा, क्या वोटिंग से गैर हाजिर होना अभूतपूर्व था? क्या भारत इजराइल के खिलाफ भी कुछ ऐसा करता रहा है? वोटिंग से गैर हाजिर होना अभूतपूर्व नहीं है, क्योंकि पहले भी कई ऐसी बार ऑप्शंस आए हैं, कई ऐसे रेजोल्यूशंस आए हैं, कई ऐसे पॉलिसी रिस्पॉन्सेज आए हैं जहां पर भारत एब्सटेन करता आया है। एब्सटेंशन एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है जो हर देश ने अपने अपने समय में हर देश अपने अपने हिसाब से यूज़ करता है और मुझे लगता है इसमें एब्सटेंशन करना भारत के लिए ठीक था, क्योंकि भारत के हिसाब से ये इजराइल पैलेस्टीन से ज़्यादा इजराइल हमास का मुद्दा था, जहाँ पर एब्सटेंशन करके भारत ने दोनों ही साइड्स को एक तरह से ये माना है कि दोनों ही साइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, और अगर ये एक तरफा सिर्फ इसको इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है तो उससे एक तरह से मैसेज ये जा रहा है कि हमास कुछ भी कर सकता है, एक टेरर ग्रुप एक सॉवरेन नेशन को अटैक कर सकता है, उसके खिलाफ रॉकेट छोड़ सकता है और इस प्रोसेस में वो फंडामेंटल नॉर्म्स जो है इंटरनेशनल सोसाइटी के उसको चैलेंज कर सकता है। तो भारत ने उससे हटने के लिए इसका एब्सटेंशन का प्रयोग किया। पिछले साल 25 मार्च को शुरू हुआ लॉकडाउन मई महीने तक आते आते नरम पड़ गया था, आपको याद ही होगा। 31 मई को चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म हो गया था और 1 जून के बाद देश अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा था। इस बार भी कमोबेश कंडीशन वही हैं। सेकंड वेव के मध्यम पड़ जाने की सूरत में राज्य सरकारें अब रेस्ट्रिक्शंस कम करने लगी हैं और जान है तो जहान है के नारे से जान भी और जहान भी तक बढ़ने लगी हैं। मगर अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, कुछ तो पहले भी थी और अब दूसरी लहर के बाद तो और ज़्यादा हो गई। कुछ रोज़ पहले सांख्यिकी मंत्रालय ने पिछले साल के ग्रोथ रेट का आकलन किया था तो स्थिति बहुत बुरी नज़र आ रही थी। 7.3% की गिरावट काफ़ी बड़ी होती है, वो दिखाई दी। और ये जो अर्थव्यवस्था की सिकुड़न है चारों तरफ यही है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आई जिसमें स्थिति जस की तस बनाई रखी गई है और इसी कड़ी में सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन यानी कि CAPA, जो कि एक लीडिंग एविएशन कंसल्टिंग संस्थान है और सिविल एविएशन से संबंधित पॉलिसी बनाता है, उसने आकलन किया है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में तकरीबन $4 बिलियन का नुकसान होगा। पिछले साल भी करीब इतना ही नुकसान हुआ था। तो हमने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से बात की और उनसे पूछा कि इस रिपोर्ट में ही पैसेंजर्स की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ने का अनुमान है, बढ़ा भी है, बावजूद इसके इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री को जो ये तकरीबन $4 बिलियन के घाटे का अनुमान है, इसकी वजह क्या है और इसके बाद कितने प्लेयर्स भारत में बचे रह जाएंगे? जी देखिए, पैसेंजर की संख्या अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले ज़रूर बढ़ी है, लेकिन अगर आप उससे पहले साल को देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 20 को देखेंगे तो वहाँ एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो कम हुआ है। एयरलाइंस ने बहुत सारी एयरलाइंस अगर आप देखें तो इंटरनेशनल रूट्स बंद हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी बहुत समय तक बंद रही थी। इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है कि सारी एयरलाइंस मिलकर करीब करीब $4.1 बिलियन का नुकसान रजिस्टर करेंगी। अगर आप कंबाइंड लॉसेस देखें सभी एविएशन कंपनीज़ के, तो कापा का जो एविएशन कंसल्टेंसी फर्म है उसने ये फोरकास्ट किया है कि इस साल
सभी एविएशन कंपनीज का जो लॉस होगा वो करीब 4.1 बिलियन के आसपास होगा, यानी कि 4.1 अरब डॉलर। और अगर आप पिछले साल का लॉस भी इसमें जोड़ लें तो पिछले साल करीब 4 बिलियन का लॉस पिछले साल था। तो अगर आप देखें दोनों साल मिला के करीब 8 बिलियन डॉलर का नुकसान एविएशन कंपनीज को केवल इन 2 वर्षों में हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में। कापा ने यह भी अनुमान जताया कि करीब 5 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी रिकैपिटलाइजेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 22 में अगर 5 बिलियन के रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी, हमें ये भी समझना होगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि एविएशन कंपनियाँ पहले से क्राइसिस में हैं। अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो वो भी 2020 की तुलना में अभी भी बहुत कम है। अगर ट्रैफिक का हम मोटा नंबर देखें तो इस साल उम्मीद है कि करीब 95 मिलियन पैसेंजर FY 2022 में आएंगे सभी एविएशन कंपनीज के पास। जो फाइनेंशियल ईयर 21 था 52.5 मिलियन तब आए थे। तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि करीब 2 गुना नहीं, लेकिन उसके आसपास का जंप है। तो जो आपका सवाल था कि पैसेंजर की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हमें यहाँ ये समझना होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में यही नंबर 140 मिलियन का था, यानी कि करीब 14 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा वित्त वर्ष 2020 में की थी। वहाँ से ये नंबर अभी भी करीब 50 मिलियन कम है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एयरलाइंस के लिए ये साल भी बहुत मुश्किल होने वाला है। अच्छा, इस नुकसान की वजह से भारत में कितनी नौकरी और व्यापार धंधे खतरे में हैं? जहाँ तक नौकरियों की बात आपने कही, या जहाँ तक आपने कहा कि कितना व्यापार खतरे में, तो आप तब तक कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि एविएशन कंपनीज दोबारा से पूरी तरीके से ट्रैक पर नहीं लौटती। इंटरनेशनल रूट्स अभी भी बंद हैं, 30 जून तक सभी इंटरनेशनल रूट्स को बंद कर रखा है। डोमेस्टिक पैसेंजर भी आ रहे हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से लोग बहुत लिमिटेड ही ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम देखिए, मीटिंग्स देखिए, ऑफिसेज़ की, वो ज़्यादातर अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। टूरिज्म का जो भी पैसेंजर था, जो टूरिज्म का होता था, मई जून पीक सीजन होता था, बहुत सारे लोग घूमने जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्थिति अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, और निश्चित तौर पर ऐसे में बिजनेस के लॉस होना और बिजनेस के लॉस होने के बाद नौकरियों का लॉस होना लाजमी है। पिछले 1 साल से जो ये शुरू हुई है प्रक्रिया, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही उम्मीद है कि इस साल भी बहुत हद तक नहीं सुधरेगी, और हम 2020 की स्थिति में तो इस साल बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। आने वाले 1 से 1.5 साल का समय, मुझे ऐसा लगता है कि 2 फाइनेंशियल ईयर कम से कम हमको पुरानी मजबूती को पाने में लग सकते हैं। कब से स्थिति बेहतर होने की उम्मीद करें, और सरकार के स्तर पर किस तरह की मदद की दरकार होगी इंडस्ट्री को? देखिए, सरकार जो मदद कर सकती थी, सरकार ने कहा कि हॉस्पिटल सेक्टर को हम लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेंगे, कर्ज मिल सकता है आपको। सरकार जो कुल मिला के कर सकती है आपके लिए, वो ये कर सकती है कि ईजिली आपको कर्ज उपलब्ध करा सकती है। अगर एविएशन कंपनीज चाहेंगी तो पुराना कर्ज चल रहा है, चलिए उसको रोक के बिना आप नए कर्ज को ले लीजिए, ये एक कुल बड़ी मदद सरकार आपकी कर सकती है। लेकिन यहाँ समझना ये भी ज़रूरी होगा कि क्या कंपनियाँ कर्ज लेने के लिए उत्सुकता दिखाएंगी, क्या वो कर्ज लेना चाहेंगी ऐसे समय में जब बिजनेस नहीं चलने की उम्मीद है, वापस पटरी पर कब तक लौटेगा, नया कर्ज अपने ऊपर ले लेना, किस हद तक कंपनियां इसको बियर कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकार के हाथ इससे ज़्यादा कहीं, सरकार अगर किसी तरीके का राहत पैकेज देना चाहेगी तो कम से कम अभी मौजूदा स्थिति में जब सरकार का खुद अपना बजट हिला हुआ है, तब वो बहुत बड़ी किसी भी मदद करने की स्थिति में नहीं है। अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन उसके पहले एक मेल की बात। चिट्ठी भेजी है आज मुकुल कुमार ने। कहा है कि मैं ज्ञान ध्यान लगातार सुनता हूँ, जब भी कोई पॉडकास्ट खत्म होता है तो एनलाइटन महसूस करता हूँ। फिलहाल मुकुल जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि ऐसे ही पॉडकास्ट बनाते रहिएगा। शुक्रिया मुकुल, आप भी हमें ऐसे ही मेल भेजते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। तो अब दीजिए इजाजत। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, और साउंड मिक्सिंग का काम संभाल रहे थे मेरे दोस्त कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।